नमस्कार। एक बार फिर से पवन की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आजकल हम 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं जो संबंधित है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से। भाग 11 में आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और ये विषय रहेंगे क 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह अधिनियम क्या था, इसकी धाराएं क्या प्रमुख थी, उसके बारे में जानेंगे। ख महात्मा गांधी के आखिरी दिन। अब तक हमने महात्मा गांधी के वो सब दिनों के बारे में या महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जान लिया है। अब जानते हैं कि आखिरी दिनों में उनका जो समय था वो कैसा था, उसके संबंध में हम जो है जानकारी देंगे। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया। इससे पहले पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी और उसकी मुख्य धाराएं क्या थी। अब इस योजना को पास करने के लिए 4 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है वो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और इस अधिनियम की जो धाराएं थी वो ब्रिटिश संसद के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा 16 जुलाई को पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया और 18 जुलाई को इस पर ब्रिटिश सम्राट ने अपनी स्वीकृति दे दी और इस प्रकार से यह अधिनियम बन गया। और इसकी मुख्य जो धाराएं थी वो 20 थी, याद रखना है, इसकी मुख्य धाराएं 20 थी। उनमें से जो मुख्य है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 स्वतंत्र अधिराज्य जो है वो बनाए जाएंगे। अधिराज्य इसलिए कहा क्योंकि अभी भी वो अधीन रहेंगे किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि वहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो अभी भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तहत ही वो चलेंगे जब तक कि उनका अपना संविधान बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए उनको कहा गया अधिराज्य। और ये भी कहा गया कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य होंगे। ये वो देश थे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अंडर रहे थे या उपनिवेश रहे थे, उन्हें जो है कॉमनवेल्थ में जो है वो रखा जाता है। आज भी भारतवर्ष इसका सदस्य देश है और लगभग 54 देश आज की डेट में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आते हैं। वे चाहे तो वह बाद में कॉमनवेल्थ के सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकते थे। नंबर 2, वह सारी शक्तियां जो पहले ब्रिटिश संसद के पास थी 15 अगस्त से पश्चात भारत और पाकिस्तान की सरकारों के हाथ में चली जाएंगी। सारी की सारी शक्तियां इन सरकारों के हाथ में रहेंगी। तीसरा, भारत और पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र होंगे उनका अधिनियम में स्पष्ट वर्णन किया गया था। इस अधिनियम में बताया गया था, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि कौन कौन से क्षेत्र किस देश में रहेंगे। इसमें जो प्रमुखतः जिन प्रदेशों को बांटा गया था उनमें थे पंजाब और बंगाल। इनकी सीमा का विभाजन किया गया था जो मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था। इसको करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया था और उसके अध्यक्ष थे सर साइरल रेडक्लिफ। इसलिए इसको रेडक्लिफ योजना भी कहा जाता है कि उसके तहत पर पंजाब और बंगाल के राज्यों को पाकिस्तान और भारत में बांटा गया था। फिर चौथा, दोनों अधिराज्यों को अधिकार दिया गया कि वह अपना अपना संविधान बनाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। अपने अपनी तरह से अपने सदस्यों के द्वारा अपनी इच्छा के साथ कैसा संविधान बनाना है वो ये डिसाइड करेंगे। फिर दोनों ही अधिराज्यों के लिए कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जो है वहाँ शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिलहाल एक एक जो गवर्नर जनरल है वो नियुक्त किया जाएगा और यह गवर्नर जनरल अपने अधिराज्य का प्रधान होगा, सबसे मुखिया होगा। यदि दोनों अधिराज्य चाहे तो एक ही साझे तौर पर जो है गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया जा सकता है। ये भी दोनों अधिराज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन दोनों ने क्या किया, बाद में एक एक अलग से गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। कौन थे उसके बारे में आगे जानेंगे। छठा है, यह भी निश्चित किया गया कि जब दोनों अधिराज्य अपना अपना संविधान जब तक तैयार नहीं कर लेते हैं, बना नहीं लेते हैं, तब तक वहाँ का जो शासन है 1935 के अधिनियम द्वारा जो है चलाया जाएगा, जो सबसे बड़ा अधिनियम था जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर चुके हैं। और आज भी इसी अधिनियम की बहुत सारी धाराएं जो वो भारतवर्ष के संविधान में वैसे के वैसे ही चल रही हैं।
लेकिन अधिराज्य इस अधिनियम में अपनी इच्छा अनुसार संशोधन कर सकते थे। यह अधिकार उनको दे दिया गया था कि आप संसद में इस अधिनियम की कोई धारा आपको सही नहीं लगती तो उसका जो है आप जो है संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि आज भी कानून में संशोधन किया जाता है। सातवां, यह भी निश्चित किया गया कि जब संविधान निर्माण कर लिया जाएगा उस समय तक समस्त विधानमंडल की शक्तियां संविधान सभा के पास रहेगी। संविधान सभा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा जिसके पास सारी शक्तियां रहेंगी। और 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून, इससे पहले क्या होता, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून पारित होता था वो भारतवर्ष में भी लागू होता था समानांतर तौर पर। लेकिन अब कहा गया 15 अगस्त के बाद किसी भी अधिराज्य में, ना पाकिस्तान में ना भारत में, ब्रिटिश शासन का कोई भी जो कानून है वो लागू नहीं होगा। ये 7वीं धारा थी। 8वीं धारा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात किसी भी अधिराज्य के किसी प्रांत या किसी भी भाग पर ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। किसी भी भाग, किसी भी प्रांत, कोई अधिकार नहीं रह जाएगा 15 अगस्त 1947 के पश्चात। 9वां, भारत मंत्री जो ब्रिटिश संसद में होता था उसका पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब ना भारत रहा, ना उनका जो है भारत, ना ही पाकिस्तान के ऊपर शासन रहा। तो इस प्रकार से भारत मंत्री का जो है पद स्वतः ही खत्म हो गया, क्योंकि उनका नियंत्रण पाकिस्तान और भारत के संसद के ऊपर नहीं रहा था, इसलिए। फिर 10वां आता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार की जो भी सर्वोच्चता भारतीय रियासतों पर थी उसे समाप्त समझा जाएगा और इन रियासतों को अधिकार रहेगा कि वो भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं या फिर पृथक भी रह सकती थी, जिसकी चर्चा मैंने पिछले पार्ट में करी थी कि बहुत बड़ी बड़ी रियासतें और छोटी रियासतें भी थी। इसमें बड़ी रियासतें कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर या जूनागढ़ या फिर हैदराबाद, ये भारतवर्ष में थी। तो इनको कहा गया था कि आप जो है इच्छा अनुसार अगर भारत में विलय चाहते तो भारत में, अगर पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में, ये आपकी इच्छा रहेगी। और अगर नहीं मिलना चाहते हैं, आप पृथक जो है देश रहना चाहते हैं, तो आप वह भी रह सकते हैं। 11वां, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार के कबायली क्षेत्रों के साथ सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे, तो किसी भी क्षेत्र के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। 12वां है यहाँ पर कि जब तक नए संविधान के अनुसार प्रांतों में निर्वाचन नहीं हो जाता है उस समय तक प्रांतों में वर्तमान विधानमंडल ही कार्य करेंगे। जब तक निर्वाचन नहीं होगा तब तक जो विधानमंडल हैं वो वही कार्य करते रहेंगे। 13वां है दोनों अधिराज्यों के जो कर्मचारी त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ना चाहेंगे उन्हें पूरे के पूरे जो है वो उनके अधिकार के तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा, या फिर जो नौकरी में रहना चाहते हैं उनके पूरे हितों का जो है वो ख्याल रखा जाएगा, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी उनसे वचन लिया गया। तो इस प्रकार से यह अधिनियम जो है कि जो मुख्य धाराएं थी वो ये थी। ठीक है, अब थोड़ा सा निष्कर्ष पढ़ लेते हैं कि क्या ये अधिनियम जो है वो बता रहा है। ये कहता है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम को भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण घटना जो है माना जाता है। इस कारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश जो है इसी अधिनियम के तहत जो है वो आज़ाद हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इससे एक लंबे अंधकारमय युग का अंत हुआ, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी अधिनियम के तहत एक बहुत बड़ा लंबे समय से चला आ रहा जो अंधकारमय युग था, या जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे उस युग का जो है अंत हुआ, ये दूसरी इंपॉर्टेंस है। और ये कहता है तीसरा कि ये एक नए युग का सूत्रपात है, खासतौर आज़ाद भारत का जो है एक सपना जो देखा था कई पीढ़ियों ने वो अब सच हुआ था। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अधिनियम था। और इसी अधिनियम के तहत पर लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे वो स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अगर मैं लॉर्ड माउंटबेटन की बात रखता हूँ तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है
वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक जो है भारतवर्ष के जो है वो गवर्नर जनरल रहे। और उसके पश्चात जो है भारतवर्ष के जो दूसरे गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य जी, जो जीके के क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है। ये पढ़ा अब तक हमने जो है वो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब आता है महात्मा गांधी के आखिरी दिन। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रखना जो संविधान सभा भारतवर्ष में गठित की गई थी भारत का संविधान बनाने के लिए, जो 1950 में लागू हुआ, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये 1956 में जाकर जो है अपना संविधान बना पाए थे, तो हमने इसमें भी आगे ही रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के। उन्होंने महात्मा गांधी के जो कार्यों को देखते हुए, उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए जो है उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। याद रखना, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कहते जिस दिन इनको ये राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी उस दिन महात्मा गांधी जो दिल्ली में नहीं थे, वे कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे जो है जो भड़के थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसे कम करने के लिए जो है उन्होंने 24 घंटे का उपवास जो है वो रखा था। कहाँ पर? कोलकाता में। और इसके चलते गांधी जी ने न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। किसके कारण? क्योंकि हिंसा हो रही थी, लगातार सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और इन्हीं झगड़ों के कारण, इन्हीं हत्याओं के कारण जो है वो किसी भी कार्यक्रम में, इवन 15 अगस्त का जो रात को 12 बजे भारतवर्ष में आज़ादी दिवस मनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है दिल्ली में अपना झंडा लहराया था, उसमें भी वो शामिल नहीं थे। मतलब किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह के झंडारोहण में वो शामिल नहीं हुए थे, वो इतने दुखी थे। गांधी जी ने बंगाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया, और दिल्ली वापस लौटकर वे शरणार्थी शिविरों में गए और उनकी समस्याएं भी सुनी। लेकिन इतने हिंदू और मुसलमानों में इतना आपस में बैर हो चुका था कि हमेशा वे कट्टर हिंदू और मुसलमानों और सिखों के निशाने पर बने रहे। वो उनको जो है गलत नज़र से देखना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके बावजूद भी वे सभी धर्मों की समानता के लिए काम करते रहे, और गांधी जी का विश्वास था कि बुरी घड़ी जो है अब बीत चुकी है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तरह से वो समझाते रहे सभी धर्मों के लोगों को। वास्तव में महात्मा गांधी ने भारतीयों के स्वप्न को साकार करने तथा भारत को एक आदर्श देश बनाने के अथक प्रयास किए। 30 जनवरी 1948, याद रखना, ये दिन वो था जब भारतीय इतिहास का काला दिन था। इस दिन महात्मा गांधी जी को जब वे प्रार्थना, संध्या के प्रार्थना के लिए जो है बिरला टेम्पल जो दिल्ली में स्थित है वहाँ जा रहे थे, तो अचानक नाथूराम गोडसा सामने से आते हैं और उनको गोलियां मारते हैं। और इस प्रकार से जो एक महान सपूत थे भारतवर्ष के, अमन के पुजारी, वो शहीद हो जाते हैं, और माना जाता है कि उनके अंतिम जो शब्द थे वो थे हे राम। तो महात्मा गांधी की मृत्यु का जो समाचार पूरे भारतवर्ष में फैला तो लोग जो है चकित रह गए और बहुत दुखी हुए। उसी की कुछ तस्वीरें मैं आपको जो है वो ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। ये है जिन्हें गोली मारी गई थी इस तरह से महात्मा गांधी की, और ये थे नथुराम गोडसा जिन्होंने गोली चलाई थी। इसके पश्चात जो है और भी तस्वीरें जो है इनकी होती है। देखते ये जो है जब इनको ले जाया जा रहा था तो उस समय की तस्वीरें थे, कितने लोग जो है उसमें शामिल थे, हजूम था लोगों का, कितने दिलों में बैठते थे गांधी जी, वो बताता है। देखिए इसी तरह से कोई जो है वो इस तरह से कहीं चढ़ के जो देख रहा है, कोई कहाँ जहाँ उनको स्थान मिल रहा है, कोई पेड़ों के ऊपर, तो हर तरह से गांधी जो है लोगों के दिलों में जो है छाए हुए थे उन दिनों। तो ये अंतिम संस्कार की उनकी जो है वो तस्वीरें हैं। निस्संदेह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास के एक महान युग का अंत हुआ। यहाँ पर टाइम्स पत्रिका उस समय थी, उन्होंने उन्हें क्या कहा, इब्राहिम लिंकन से उन्होंने तुलना करी थी। तो ये अंग्रेज़ों का जो टाइम्स पत्रिका थी उसमें भी जो है गांधी जी की तुलना इब्राहिम लिंकन के साथ जो है की गई थी, जो कहाँ के थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसी प्रकार से हमारे इतिहासकार है डॉक्टर AC बनर्जी, वो क्या लिखते हैं कि भारत के लोग चाहे उसके निजी मार्गदर्शन से वंचित हो गए, पर उसके द्वारा पीछे छोड़े गए आदर्श सदैव अमिट रहेंगे। ये
हमेशा के लिए जो है ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनके द्वारा जो बातें जिनके ऊपर उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए वो आदर्श आज भी विश्व के काम आते हैं। हमारे ही नहीं, पूरे विश्व भर में जो है गांधी जी के आदर्शों को जो है वो जाना जाता है, उनको माना जाता है। उनके मानने वाले आज भी बहुत सारे देशों में शुमार हैं। एक अन्य विख्यात इतिहासकार है डॉक्टर प्रकाश चंद्र। उन्होंने क्या कहा? प्रकाश चंद्र जी लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी नेताओं में महात्मा गांधी निस्संदेह सर्वोच्च था। तो इस तरह से ये व्याख्या करते हैं गांधी जी के बारे में। आइए गांधी जी के कुछ चंद लाइनें जो उनके द्वारा कही गई हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वो के लिखते हैं कि यदि हम खुद को बदल सकते हैं तो दुनिया की प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। बहुत अच्छा लिखा है। जैसे जैसे आदमी अपना स्वभाव बदलता है वैसे वैसे दुनिया का नज़रिया भी आपके प्रति बदल जाता है। हमें यह देखने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि दूसरे क्या करते हैं। और आज की दुनिया के लिए ये जो शब्द हैं वो किसी गीता के शब्द से कम नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति, हर एक इस देश का नागरिक इन शब्दों को अपने ऊपर इस्तेमाल करना लग जाए तो ये देश स्वर्ग बन जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे फिर से सुना। थैंक यू।